नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, लेट्स रिकॉल के अंडर मैच द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे सीधा ही आंसर दे दिया है, जिसके साथ जो मैच हो रहा है मैंने वही एग्जैक्टली उसके सामने रखा है। तो आपको अपनी बुक पे मैच करना है। जैसे मनसब मीन्स रैंक, ठीक है। देन मंगोल्स, उज्बेक्स, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ से थे, राठौर राजपूत मारवाड़, नूरजहान जहांगीर की वाइफ, सूबेदार कौन होता है, गवर्नर। इस तरह से इनके आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। रेड में दे दिया है मैंने आंसर के साथ, ठीक है। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम अकबर हाफ ब्रदर वॉज काबुल। अकबर के जो हाफ ब्रदर थे उनकी कैपिटल क्या थी, काबुल थी, ठीक है। द 5 दक्कन सल्तनत्स वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, ठीक है। ये हमारी फिलअप्स हैं, ठीक है, जिनको रेड में लिखा गया है। इफ जाट डिटरमाइन अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेट्स हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सवार क्या बताता है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। फाइन। नाउ अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ सुलेकुल, ठीक है। तो so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes, ठीक है। तो अकबर ने सुलह कुल का इस्तेमाल किया सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उसी तरह से कि सारे रिलीजन्स इकट्ठे होके बिना किसी दुविधा के काम कर सकें। व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल वर, जो मुगल के कंट्रोल के अंदर से ना, जैसे स्टेट्स हैं आज के समय में, स्टेट को प्रोविंस मान सकते हो आप, ठीक है। तो कौन कौन सा था, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अजमेर, मेवाड़, मारवाड़, दक्षिण, चित्तौड़ एंड बिहार, बंगाल, कश्मीर, और 14th वन कौन सा था, ये था काबुल। तो इस तरह से 14 प्रोविंसेस थे, याद रखने हैं ये, और इनको मैप पे लोकेट करना है। सभी बच्चों को मैप पे लोकेट करना है। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक मैप का लोकेशन बना के पिक्चर आप डाल सकते हैं, सो दैट आपका इंगेजमेंट यहाँ पे दिखे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। मनसबदार और जागीर के बीच का क्या रिश्ता था, ये तो बहुत ही गहरा रिश्ता था। मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड द पोजीशन और रैंक, एंड जागीर वाज द रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार्स। मनसबदार का मतलब क्या है, ये एक इंडिविजुअल को दर्शाता है जिसके पास एक पोजीशन है, ठीक है, एक रैंक है, ठीक है, या और जागीर भी है उसके पास, और रेवेन्यू भी इकट्ठा करता है वो, ठीक है। The Mansabdars and the Rai had the right to collect revenue from a Jagir, but they could not reside in or administer the Jagir. देखो, मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी ना, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे रह के वहाँ का प्रशासन नहीं देख सकते थे मनसबदार, उन्हें कहीं और रहना होता था। दे जस्ट हैड द राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट्स वाइल दे आर सर्विंग इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। मनसबदार कहीं और हैं, उनके सर्वेंट्स जो हैं वहाँ जाके क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और क्या होगा कि वो खुद से कुछ भी नहीं वहाँ कर सकते, वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है उनका, इनडायरेक्टली उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता है वहाँ से, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड के अंदर क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। The zamindar in the Mughal administration were basically the local headmen of the villages or the powerful chieftain. जमींदार क्या होते थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या होते थे, लोकल हेडमैन होते थे, जिसको विलेज के होते थे, गांव के होते थे, या फिर पावरफुल चीफ होते थे वो। रोल ऑफ ज़मींदार क्या होता था इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल के प्रशासन में ज़मींदार का क्या रोल होता है, ये देखना है हमने। जमींदार्स वर अपॉइंटेड बाय द रूलर्स, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, राजा। दे एक्टेड एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट्स, ठीक है, वो मध्यस्थता करते थे। जैसे यहाँ किसान हैं, यहाँ पे राजा हैं, तो बीच में कौन है, ज़मींदार है, ठीक है। इस तरह से इनके बीच मध्यस्थता करते थे ये, ठीक है। नाउ दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, किससे, किसानों से। हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस। देखो, जो डिबेट्स होते थे ना रिलीजियस स्कॉलर्स की, कैसे इंपॉर्टेंट थे कि जो गवर्नेंस के लिए किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। देखिए, धर्म के नाम पे युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, इसे रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स एंड ऑफन डिबेटेड ऑन सच इशूज़ विद रिलीजियस स्कॉलर्स। अकबर जो थे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे किस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जो अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए थे और अलग अलग एरियाज से हुआ करते थे। और ऑफन क्या होता था कि डिबेट होते थे, ऐसे इश्यूज़ पे डिबेट करते थे वो,
नाउ देन क्या, दीज डिबेट्स हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल। अकबर को इन डिबेट से क्या हेल्प मिला कि उन्होंने एक सुलह कुल नाम का आइडिया बनाया ऑफ यूनिवर्सल पीस। इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। By using such a policy of tolerance, Akbar was able to formulate governance guidelines which were based on a system of ethics, honesty, justice and peace. देखो ये जो पॉलिसी थी ना, ये टॉलरेंस की, यानी कि किसी के प्रति जो है एक भाव ऐसा ना हो जिससे ईर्ष्या द्वेष वाला भाव ना हो, सबके लिए एक टॉलरेंस का भाव रहे, एक मत होने का भाव रहे। उसके लिए क्या था कि उन्होंने गवर्नेंस में अपनी गाइडलाइंस दी थी कि जिसमें एथिक्स हों। एथिक्स होता है जैसे कि क्या गलत है क्या सही है पता होना चाहिए इंसान को, एंड ऑनेस्टी ईमानदारी, जस्टिस और पीस, इंसाफ मिले सबको एंड शांति रहे। His ideas on governance were in effect shaped by his liberal and secular views on religion. As a result, few developments during his reign were, देखो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लिबरल आइडियाज़ दिए थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ उस समय में। ही एबॉलिश्ड द जजिया टैक्स। जजिया नाम का एक टैक्स लगता था, जैसे जो नॉन मुस्लिम होते थे ना, हिंदू होते थे, उनके ऊपर एक टैक्स लगता था कि हम आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉन मुस्लिम पे होता था ये। प्रोवाइडेड एवरी कम्युनिटी, एबॉलिश कर दिया था उन्होंने, ठीक है। एबॉलिश करना होता है समाप्त कर देना, पहले लगा हुआ था ये, ठीक है। प्रोवाइडेड एवरी कम्युनिटी विद फ्रीडम ऑफ रीजन और प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर फेथ विदाउट एनी फियर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि हर कम्युनिटी को आज़ादी हो, वो अपना जो धर्म है, अपना जो विश्वास है उसे मान के आगे चलें बिना किसी डर के। वाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तेमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। क्यों वो तेमुरिद को अपना मानते थे और मंगोल को अच्छा नहीं मानते थे? द मेन रीजन ऑफ द मुगल्स टू एम्फेसाइज देयर तेमुरिद डिसेंट दैट गेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल and also linked with the Uzbeks. Their Mongol competitors, on the other hand, they pride themselves on the fact that Timurid had captured Delhi in 1398. ऐसा था कि जो मंगोल्स थे ना, गंगीज़ खान बहुत ही खूंखार किस्म का इंसान था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा था, प्रताड़ित किया था बुरे तरीके से। इस वजह से उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था कि उनके साथ एक बुरा नाम जुड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ से तैमुरिद ने 1398 में दिल्ली को जीता था, जिस वजह से वो अपना अधिकार मानते थे कि दिल्ली हमारा अपना है, हमारे पूर्वजों ने कभी जीता था, तो वो तैमूर्स को अपना मानते थे। लेट्स डिस्कस हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। देखो किसी भी राज्य साम्राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई अर्थव्यवस्था का ढांचा होना चाहिए, तो कैसे ये इम्पोर्टेंट था रेवेन्यू। द मुगल एम्पायर वॉज वेरी बिग, देयरफॉर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन अ लार्ज एरिया सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जो बनाना था, यानी कि पूरा प्रशासन की व्यवस्था अच्छे से रहे, उसके लिए सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती थी और प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए होता था, वहाँ पे प्रशासन होना चाहिए था। टू सोल्जर्स देयर सैलरीज एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस वॉज रिक्वायर्ड विच कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू। देखो सोल्जर्स की सैलरी देना है, अगर सोल्जर्स आपको रखने हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर अगर आपको सुचारू रूप से वहाँ का पूरा प्रशासन चलने देना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो कहाँ से आएगा, रेवेन्यू से, जो उन्होंने कर लगाया होगा उससे। देयरफॉर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मुगल रूलर्स एंड हेंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो इनकम थी ना लैंड रेवेन्यू से, ये एक मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का, किसके लिए, मुगल राजाओं के लिए, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। Why was it important for Mughals to recruit mansabdar from diverse background and not just Duranis and Iranis? देखो मुगल्स के लिए ये क्यों ज़रूरी था कि मनसबदार अलग अलग बैकग्राउंड से बनाए हो, अलग अलग जिनके मतलब जो अलग अलग फेथ से आते थे, या बजाय इसके कि तुरानी और ईरानी जो जहाँ से वो खुद बिलोंग करते थे उनको अपॉइंट करने के। इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों था, द एम्पायर हैड एक्सपैंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन एंड प्रोविंसेस, दस इट वॉज नीडेड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। देखो एम्पायर जो था, जो साम्राज्य उनका था, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था दूर दूर तक, तो वहाँ पे शांति रहना बहुत ज़रूरी था, और वो एक स्थायी तरीके से काम हो सके वहाँ ये भी ज़रूरी था। द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन फोक वुड बी अंडरस्टूड बेटर बाय द पीपल लिविंग विद देम ओनली। अगर किसी भी आम इंसान को जहाँ वो रहता है उसकी प्रॉब्लम को समझना है तो कौन समझ सकता है, उसके आसपास के ही तो लोग समझ सकते हैं, वही वहाँ का ही कोई इंसान समझेगा, बाहर का तो नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं। Mughal also did not want people to rebel against them on the issue of the privileges to Turani and Iranis। देखो मुगल्स
नहीं चाहते थे कि जो तुरानीज़ हैं और ईरानीज़ हैं उनके खिलाफ विद्रोह भी कर दें, इतनी उनको प्रिविलेजेस मिल जाएं, इनकी इतनी सुविधाएं मिल जाएं कि वो फिर विद्रोही बन जाएं. दे केम हेयर टू रूल, सो दे नीडेड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रिस्पेक्ट इट. तो अगर वो यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे या बनाने आए हुए थे तो उन्हें देखना था, उन्हें ये ज़रूरी था कि जो भी लोग हैं वहाँ के, उनके जो विश्वास हैं, उनका जो धर्म है, उनकी जो विभिन्नताएं हैं, उनकी उस सब का इज्जत हो और रिस्पेक्ट दी जाए सबको. तो इसीलिए वो सब किया उन्होंने. लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स. है कि नहीं? अभी भी भारत बहुत ही अलग अलग कल्चरल यूनिट से बना हुआ है, क्योंकि आप देखोगे साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सेंटर में, हर जगह जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी आपको. डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? क्या ऐसा है कि इससे जो हमारी देश की एकता पे कोई असर पड़ता है? लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी कल्चरल यूनिट्स. है ना? वैसे ही आज भी. नो डाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज ऑकर बिटवीन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड विद द फीलिंग ऑफ वन नेशन. देखो, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है कि जो हमारे आइडियल विचार जो हैं अलग हैं लोगों के, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड अलग हैं, विचारधारा उसी हिसाब से बनती है, लेकिन फिर भी हम एक देश के भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. और एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर मीन्स ये वाला गलत लिखा है, OUR है इधर, OUR. ठीक है. आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी प्रोविजंस फॉर द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. देखो, लिबर्टी होता है आज़ादी देना, इक्वालिटी होता है बराबरी का दर्जा देना, एंड फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा. ये प्रमोट करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा है. विच गिव्स प्रॉपर स्पेस टू ईच वन, विच मेक्स पीपल कंफर्टेबल टू लिव एंड वर्क टुगेदर. तो ये सब के लिए एक जैसा है, इसीलिए लोगों को एक साथ रहने में कोई भी परेशानी नहीं आती. पीजेंट्स वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर. डू यू थिंक दैट दे आर एज इम्पॉर्टेंट टुडे? हैज़ द गैप इन द इनकम between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? देखो, कहना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप सब अपना अपना बना सकते हो, क्योंकि अपने हिसाब से आपको कितना समझ में आया ये देखा जा सकता है. क्या किसान अभी ज़रूरी हैं? मुगल एम्पायर में तो किसान बहुत ज़रूरी थे, अभी ज़रूरी हैं? बिल्कुल हैं. अगर किसान नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो हम लोग अनाज कहाँ से लाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो रिच एंड पुअर का गैप फिल हुआ तो है, पर फिर भी जो है अभी भी हम रिच पुअर का वो डिवीजन तो देखते हैं. नाउ देखो, पीजेंट्स फॉर वाइट, एक मिनट, ये यहाँ पे पीजेंट्स वर है, पीजेंट्स वर vital for the economy of the Mughals and they are still the backbone of the country. No economy survives without the primary production of the agriculture products. अगर किसान खेती बाड़ी नहीं होगी तो कोई भी अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती है. वही एक बेस है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है. द गैप ऑफ इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर इन इंडिया चेंज द ग्रेट डील फ्रॉम द पीरियड ऑफ द मुगल्स. देखो, बहुत बदलाव आया है गैप में. ड्यूरिंग मुगल टाइम इट वॉज द रूल ऑफ अ मोनार्क वेयर चांसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ टू कॉमन पीपल वर वेरी लेस. बट देखो, मोनार्क कौन होता है? एक राजा जिसके इर्द गिर्द सारी बातें चलती हैं. वो कभी भी, वो अकबर जैसा भी हो सकता है, वो औरंगजेब जैसा भी हो सकता है. तो अलग अलग लोग हो सकते हैं. कुछ लोग तो ध्यान देंगे ना, तो कुछ लोग नहीं भी देंगे ध्यान. अगर कोई राजा ध्यान नहीं देगा तो उसको मतलब कोई भी करप्शन कर सकता है, कोई भी खराबी कर सकता है. तो अब का समय कैसे अलग हो सकता है? इन प्रेजेंट टाइम वी लिव इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? ये होता है लोकतंत्र, जहाँ लोग खुद अपने राजा को चुनते हैं. वेयर स्मॉल राजा यानी प्राइम मिनिस्टर, तो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. पर और ये होता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाब देना होता है लोगों को, इसीलिए वो काम करते हैं. और छोटे छोटे किसानों का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए अलग अलग स्टेप लिए जाते हैं. लेकिन इतना मुगल एम्पायर में नहीं था. बट स्टिल वी कैन नॉट डिनाई, हम अभी ये मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि टू द फैक्ट दैट, इस हकीकत से हम मुकर नहीं सकते दैट देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. बहुत बड़ा गैप है अमीर और गरीब लोगों के बीच अभी भी. लेट्स डू का है यहाँ पे. द मुगल एम्पायर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन अ वैरायटी ऑफ वे. देखो, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल एम्पायर ने बहुत अलग अलग जगहों पे बहुत असर डाला है. ठीक है. फाइंड आउट इफ इट हैड एनी इम्पैक्ट इन द सिटी, विलेज और रीजन इन विच यू लिव. देखो, अलग अलग असर हो सकते हैं जहाँ पे भी आप रहते हो. आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, साउथ इंडिया में रहते हो, ईस्ट इंडिया में रहते हो, जहाँ जहाँ मुगल एम्पायर फैला, कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए हैं वो. तो कहाँ खाने पीने में बदलाव आया, गान बजान में बदलाव आया,
रहन सहन में बदलाव आया, कपड़ा पहनने में बदलाव आया, ये सब तो हर जगह देखने को मिलता है ना। और फिर देखोगे कि गार्डन्स बनाए, जैसे हम यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या है, मुगल एम्पायर हैड लेफ्ट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन वेराइटी ऑफ वे। बहुत अलग अलग तरीकों से असर और छाप छोड़ी हुई है मुगल एम्पायर ने। इट हैड इम्पैक्टेड द कल्चर ऑफ माई एरिया, मेरे यहाँ का कल्चर जो संस्कृति है काफ़ी उसमें जो हो मिक्सचर हुआ है मुगल्स के आने की वजह से। एंड ऑल्सो मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें मिक्सचर देखने को मिला है, अलग विभिन्नताओं को जुड़ते हुए दिखे हैं, ठीक है। और लाइक देयर आर डिफरेंट मुगल गार्डन्स इन श्रीनगर, श्रीनगर में बहुत सारे गार्डन्स हैं मुगल्स, ठीक है, कि इन विच स्टिल हैव वेरी मच रेलेवेंस, वो बहुत ही रेलेवेंट माने जाते हैं। अभी आप देखोगे अलग अलग गार्डन्स हैं, जैसे शाहजहाँ ने बनवाए, कुछ जहांगीर ने बनवाए हैं, तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अभी भी याद किया जाता है उन्हीं के नाम से, और लोग बहुत उन्हें पसंद भी करते हैं, उनका अभी भी ध्यान रखा जाता है वैसे ही उतनी सुंदरता से। और टूरिज़्म का डिपार्टमेंट जो है उनकी देखरेख करते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट आते हैं कश्मीर में। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे असर हो सकता है। आपके यहाँ पे जो भी असर डाला है वो आप लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।